सवाल कई उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी के शासन में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है या नहीं। जब वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की आड़ में खुलेआम जिहादियों द्वारा हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज और देश के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीते 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो इस बात का कड़ा उदाहरण है कि हमारे देश में किस तरह से राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति के कारण मासूम हिंदू नागरिकों को अपनी जान और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सड़कों पर जिहादी तत्वों का आतंक प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। हिंदू घरों को निशाना बनाना, दुकान मकान की लूट, आगजनी और पुलिस बलों पर हमले, क्या ये सब ममता बनर्जी सरकार के राज में शांति का प्रतीक बन गया है क्या? जब ये जिहादी तत्व सड़कों पर हिंसा और दहशत का माहौल बना रहे हैं तो ममता सरकार और प्रशासन कहां है? क्या यही है लोकतंत्र का वो रूप जिसे हम शांति और सुकून का आधार मानते हैं? पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, बीएसएफ को फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार खामोश है। हिंदू बेकसूर लोगों को उनके घरों से भगाने के लिए, उनको भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार इन असुरक्षित नागरिकों के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है या नहीं? इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे। वक्फ कानून के नाम पर पश्चिम बंगाल में जिहादियों का नंगा नाच जारी है। पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन की आड़ में हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरकर देश विरोधी और हिंदू विरोधी नारे लगा रही है। जब नारे से जी नहीं भरा तो हिंदुओं की दुकान मकान निशाना बनाया जाने लगा, उनसे लूटपाट की जाने लगी, आगजनी की जाने लगी, हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा। बीते 72 घंटे के अंदर ही पिता पुत्र समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि बीएसएफ की गाड़ियों पर भी हमला करने से बाज नहीं आए जिहादी। इन जिहादियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ममता बनर्जी को बीएसएफ का सहारा लेना पड़ रहा है। क्षेत्र में बीएसएफ का फ्लैग मार्च लगातार जारी है, लेकिन जिहादियों ने इस प्रदर्शन की आड़ में मुर्शिदाबाद के धुलियान में जो किया वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर लाठी डंडों से पीट कर, घर से बाहर निकालकर, चाकू से गोदकर पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। जिहादियों के डर से मुर्शिदाबाद, मालदा, सूती के हिंदू पलायन कर रहे हैं, जिसकी गवाही देती है ये तस्वीरें। अपना घर बार छोड़ने को मजबूर इन हिंदुओं को जरा सुनिए, उनके एक एक शब्द जो दर्द बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपना घर छोड़ने, अपना आशियाना छोड़ने, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए इन हिंदुओं को मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। वहीं असम के सिलचर में भी ये जिहादी वक्फ कानून की आड़ में पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बैठक भी बुलाई है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। हजारों की संख्या में देश के अलग अलग इलाकों से आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में आगे की रणनीति पर मुस्लिम संगठन की चर्चा हुई। वक्फ कानून पर इसका क्या असर होगा? जमीयत ने वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। वहीं एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का दोगला चेहरा भी सामने आ गया है। एक तरफ मीडिया में बोलने के लिए शांति की बात कर रहे हैं, तो वहीं एमआईएम के नेता सड़कों पर आग लगा रहे हैं। लोगों को झूठी जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो फिर सड़कों पर ये नंगा नाच किस लिए है? इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में बंगाल के हिंदुओं के घर, दुकान, मकान क्यों लूटे जा रहे हैं?
चुन चुनकर हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही है? हिंदुओं में दहशत कौन पैदा कर रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता आखिर हिंदुओं की हत्या पर चुप क्यों है? वो ममता जो ये कह रही है कि राज्य में कानून लागू नहीं करने देंगी, वो इन जिहादियों को क्यों नहीं हिंसा करने से रोक पा रही है? क्या ममता का मौन इन जिहादियों को खुली छूट है? क्या बांग्लादेश वाला पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है और ममता का मौन इन्हें समर्थन है? सवाल ये है कि ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने हिंदू धर्म को गंदा कहा था। तो क्या उनकी ये सोच पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए नासूर बन गई है? हिंदुओं के लिए अब पश्चिम बंगाल मुफीद जगह नहीं रही है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? वोट की राजनीति के लिए हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इन सब का जवाब ममता बनर्जी को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भैया पूरा मान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह द्वारा हर बार जब भारत में राम का नाम गूंजता है, जब हम अपनी आस्था और संस्कृति का सम्मान करने के लिए सड़क पर निकलते हैं, तो कुछ जिहादी तत्वों की नींद क्यों उड़ जाती है? क्या ये उन कट्टरपंथियों के लिए किसी चुनौती से कम है जो हमारे धार्मिक पर्वों और शोभा यात्राओं को खौफ के साए में देखना चाहते हैं? हनुमान जन्मोत्सव पर जब शोभा यात्राएं निकली तो ये सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं रही, बल्कि ये एक सशक्त चुनौती बनकर उन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ जो हमारे धार्मिक अधिकारों को छीनने के लिए हर बार नया पैंतरा अपनाती हैं। नेपाल के बीरगंज से लेकर मध्य प्रदेश के गुना तक एक ही दिन, एक ही पैटर्न, एक ही निशाना, हिंदू आस्था। मदरसों की छत से पत्थर बरसाए गए, मस्जिदों के पास उग्र भीड़ के साथ प्रशासन ने चुप्पी साध ली। सवाल उठता है कि क्या अब हमारे देश में जय श्री राम बोलना गुनाह बन गया है? क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित जिहाद है। एक जिहाद जो सीधे सीधे हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला कर रहा है। आज सवाल उन पत्थरबाजों का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो हर बार हमारे त्योहारों, हमारे धार्मिक कृत्यों और हमारी आस्था पर हमला करती है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। हनुमान जन्मोत्सव हिंदू संस्कृति का वो पवित्र उत्सव जो भक्ति, शौर्य और एकता की मिसाल है, आज जिहादी कट्टरपंथियों की जहरीली साजिश का वो शिकार हो रहा है। इन नफरत के सौदागरों की आंख हनुमान जन्मोत्सव हिंदू संस्कृति का वो पवित्र उत्सव जो भक्ति, शौर्य और एकता की मिसाल है, आज जिहादी कट्टरपंथियों की जहरीली साजिश का वो शिकार हो रहा है। इन नफरत के सौदागरों की आंखों में हिंदुओं का गौरव और आस्था खटक रहा है। ये वो जहरीले सांप हैं जो सनातन धर्म के हर उत्सव को कुचलने के फिराक में रहते हैं। 12 अप्रैल 2025 को नेपाल के बीरगंज और मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राओं पर पथराव, इनके घिनौने मंसूबों का खुला ऐलान है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि हिंदू सभ्यता को मिटाने की सुनियोजित जिहादी चाल है। ये पत्थर नहीं, ये हमारी संस्कृति के माथे पर वार है और अब चुप रहने का वक्त नहीं, ये गर्जन का समय है। बिहार के रक्सौल से सटा नेपाल का बीरगंज, जहां शोभा यात्रा पर हमला कर कट्टरपंथियों ने वो गंदा चेहरा दिखाया जो हर हिंदू के खून को उबाल देगा। छपकया में जब शोभा यात्रा ईदगाह के पास पहुंची तो मदरसे की छत से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। ये सिर्फ पथराव नहीं था, ये जिहादी गुंडों का खुला युद्ध था। तोड़फोड़, आगजनी और अराजकता ने पूरे इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया।
1 दर्जन पुलिसकर्मी और 1 श्रद्धालु इसमें घायल हुए। नेपाल जहां मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है अभी, वहां इन जिहादियों का ये हमला ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश और अन्य सीमाओं से हिंसा का जहर पंप किस प्रकार से किया जा रहा है। और इतना होने के बाद नेपाल प्रशासन ने इन जिहादियों के सामने घुटने से टेक दी। ये कायरता नहीं तो और क्या है, ये नेपाल की कमजोरी नहीं तो और क्या है। हर हिंदू के लिए ललकार है, आखिर कब तक हम इन जिहादी कुत्तों के भौंकने को बर्दाश्त करेंगे। क्या मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा सिर्फ हमारी आस्था का उत्सव बनकर रह जाएगी, या फिर यह एक ऐसी प्रक्षिप्त सवाल बनेगा जिस पर समाज को गंभीर रूप से विचार करना पड़ेगा। गुना के कर्नलगंज में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा क्या सिर्फ बच्चों और युवाओं की भक्ति का प्रतीक थी, या फिर यह एक युद्ध बन गया हमारी आस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ। शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई, जहां शोभा यात्रा पर मदीना मस्जिद के पास समझ चौक में एक सुनियोजित पत्थरबाजी का हमला होता है। और ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पत्थरबाजों की भीड़ पहले से तैयार खड़ी थी। क्या यह कोई सामान्य विवाद था या फिर एक व्यवस्थित हमला था जो हिंदू आस्था को चुपके से रौंदने की कोशिश कर रहा था। इस हमले में हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसमें कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि हमले के बाद हुए हंगामे में क्षेत्र में तनाव क्यों बढ़ा, बाजार बंद क्यों हुआ। क्या ये हमारे समाज के लिए चेतावनी नहीं है कि जब जब हिंदू धर्म के पर्व होते हैं तब तब हमारी आस्था को प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ कट्टरपंथी तत्व उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने हालांकि स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए फोर्स तैनात की, लेकिन सवाल ये है कि ये हमले बढ़ क्यों रहे हैं। क्या प्रशासन और सरकार के लिए ये सिर्फ एक स्थानीय विवाद बनकर रह जाएगा, या फिर हमें समझना होगा कि इस तरह की घटना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। एक धर्म विशेष के नाम पर हिंदू आस्था पर हमले की योजना है। गुना में जो हुआ क्या वो सिर्फ गुना तक सीमित रहेगा या फिर यह पूरे देश में फैलेगा। क्या हमें बार बार अपनी आस्था की रक्षा के लिए इस तरह की स्थिति का सामना करना होगा। क्या हम ऐसे हमलावरों से डरकर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने देंगे। अब समय आ गया है जब हमें यह सवाल करना होगा, क्या हमें अपनी आस्था और संस्कृति को बचाने के लिए कभी खड़ा होना पड़ेगा, या फिर हम इस चुप्पी और सहनशीलता के साथ हमेशा कमजोर बने रहेंगे। एक रिपोर्ट इसी पर। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में भी इन जिहादी भेड़ियों ने अपना असली रंग दिखाया। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा पर कर्नलगंज मस्जिद के पास पथराव की खबर आई। डीजे और नारेबाजी को बहाना बनाकर इन गुंडों ने हिंसा का नंगा नाच यहां किया। पार्षद के 11 साल के मासूम बेटे अकुल समेत कई लोग इसमें घायल हुए। ये क्या सिर्फ एक पथराव था? नहीं, ये हिंदू स्वाभिमान पर खुला हमला था। पार्षद ने ताजिया कमेटी के यूसुफ खान और उसके साथियों को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या इन जिहादी गुंडों को सजा मिलेगी क्या, या ये भी एक और सरकारी नौटंकी बनकर रह जाएगी। गुना की सड़कों पर बिखरा खून हर हिंदू से सवाल पूछ रहा है कि कब तक हमारी आस्था को यूं कुचला जाएगा। वीरगंज हो या गुना, इन हमलों का तरीका एक जैसा है। शोभा यात्रा का मस्जिद या ईदगाह के पास पहुंचना, फिर जिहादी गुंडों का पथराव और हिंसा करना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश में फैले जिहादी नेटवर्क की खुली साजिश है। ये नफरत के सौदागर सीमा पार से फंडिंग और हथियार पाकर हमारे देश की शांति को तार तार कर रहे हैं। नेपाल में इनका प्रशासन को झुकाना और भारत में बार बार ऐसी वारदातों को अंजाम देना, ये दिखाता है कि ये जिहादी अब बेखौफ है।
लेकिन अब और नहीं, ये हिंदू समाज के सब्र का इम्तिहान लेने की हिमाकत है और इसका जवाब अब गर्जन से देना होगा। ये हमले सिर्फ शोभा यात्राओं पर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारे वजूद पर है। हिंदू समाज को अब जागना होगा, हमें हनुमान जी की तरह अडिग और शक्तिशाली बनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल 2025 को अत्यंत गरिमा और राजकीय सम्मान के साथ मनाई जानी है। इस अवसर पर प्रदेश भर में भव्य समारोह, विचार गोष्ठियां, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन आयोजनों की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को यानी आज उत्तर प्रदेश के सभी पार्कों और स्मारकों की विशेष साफ सफाई कराई गई। इनमें महापुरुषों और राष्ट्र नायकों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये अभियान स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सहभागिता से संचालित हो रहा है। लेकिन 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण किए जाएंगे। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके कर्तव्य और संविधान निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा। इसके अलावा विशेष विचार गोष्ठियों में डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आयोजनों में स्वयं भाग लें। जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो। इस बार की अंबेडकर जयंती का उद्देश्य न केवल उनकी विरासत को याद करना है, बल्कि समाज में उनके विचार, उनके द्वारा किए गए योगदान को प्रोत्साहित करना भी है। इस आयोजन में आम जनता को सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि डॉक्टर अंबेडकर की सोच, उनके दृष्टिकोण, इसका व्यापक प्रसार हो पाए, उनकी जयंती एक ऐतिहासिक अवसर बन पाए। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बिलासपुर जिले में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें न सिर्फ स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारी चर्चा बटोरी। हिंदू बहुल इलाकों में एक अवैध मजार के निर्माण ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर किसकी शह पर और किन इरादों से ऐसी संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि यह मजार रातों रात जमीन पर उग आई थी क्या। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज करवाई और सवाल भी उठाया, धार्मिक सौहार्द की आड़ में जमीन कब्जाने का ये खेल आखिर कब तक चलता रहेगा। ये मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह की गतिविधियां समय दर समय यहां पर होती रही हैं। विवादित ढांचे की आड़ में जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश यहां पर होती रही है। यह महज एक ढांचे का गिरना नहीं है, बल्कि उस सोच पर प्रहार है जो हिंदू एकता को चुनौती देने की साजिश रचती है। बिलासपुर में अवैध बाजार का यह मामला एक चेतावनी है। अवैध बाजार का यह मामला प्रशासन को सतर्कता के साथ ऐसे प्रयासों पर पैनी नजर रखनी होगी। अवैध कब्जों की इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए समाज को जागरूक रहना और अब भी जरूरी हो गया है। ये सवाल सिर्फ बिलासपुर का नहीं है, ये सवाल देश के हर उस कोने का है जहां जिहादियों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की साजिशें होती हैं। अब वक्त आ गया है कि अवैध मज़ारों और ढांचों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कुछ इस प्रकार से होती रहे। कश्मीर के करनाह घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव सीमारी, जो भारतीय सीमा से लगा हुआ है, अब एक नई उम्मीद और बदलाव की मिसाल बन चुका है। देखिए, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुणे की असीम फाउंडेशन के सहयोग से इस गांव को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया है, जो अब न केवल बिजली संकट से मुक्त हो चुका है, बल्कि ये एक प्रतीक बन गया है भारत की ताकत और एकता का। सिमारी गांव कोई साधारण गांव नहीं है। ये गांव जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास स्थित है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है। अब भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक इस गांव का पोलिंग बूथ नंबर 1 के रूप से उल्लेख किया जाता है, जो भारत के लोकतांत्रिक पहुंच और शक्ति को दर्शाता है।
सिमारी के 53 घरों 347 निवासियों को कई दशकों से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। लगातार बिजली कटौती, जलावन की लकड़ी एवं मिट्टी के तेल पर निर्भरता से उनकी जीवन शैली को दरअसल काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय सीमा और असीम फाउंडेशन ने मिलकर सिमारी में सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर दी है। इस परियोजना के तहत गांव के 4 सोलर माइक्रो ग्रिड क्लस्टर्स में विभाजित किया गया है। इन क्लस्टर्स में सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं, जिसमें सिमारी को अब स्थायी और भरोसेमंद बिजली मिल रही है। इसके अलावा हर घर को एलपीजी कनेक्शन, डबल बर्नर स्टोव भी दिए गए हैं। इसमें गांव वालों को प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। अब गांव वाले लकड़ी और मिट्टी के तेल पर निर्भर नहीं हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा है। असीम फाउंडेशन के इंजीनियर्स ने स्थानीय निवासियों को सौर ऊर्जा प्रणाली के रखरखाव का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिया। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि यह परियोजना सिर्फ एक बार की मदद ना हो, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ बने और गांव के लोग इसे आत्मनिर्भर तरीके से चला सकें। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल को शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल संतोष महाडिक की माताजी, टंगधार ब्रिगेड के कमांडर और कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। कर्नल महाडिक ने 2015 में कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस परियोजना को उनके बलिदान और सेवा की भावना के समर्पित के तौर पर याद भी किया जाएगा। आज सिमारी गांव केवल एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये सतत विकास, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक बन चुका है। यह पहल दर्शाती है कि जब समाज, सेना और सामाजिक संगठनों का सहयोग होता है तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सिमारी अब रोशन हो चुका है और उसकी रोशनी में यह गांव देश के दूर दराज हिस्सों में बदलाव और आशा की एक नई किरण की तरह चमक रहा है। बदलाव और रोशनी की ये नई मिसाल सौर ऊर्जा से किस प्रकार से सिमारी गांव अब आत्मनिर्भर हो गया है, सेना और समाज का शानदार सहयोग किस प्रकार से यहाँ दिखाई दिया है, सीमा पर बसा गांव कैसे एकता का प्रतीक बनकर सामने आया है, वो आप देख सकते हैं। रात या सर्दियाँ में बहुत तंगी तकलीफ उठाई। इससे पहले थे उधर से एक चीड़ की लकड़ी ढूंढ के लाते थे, उस पे हम खाना भी बनाते थे और थोड़ी थोड़ी रोशनी देख के हमारे बच्चे वगैरह पढ़ाई करते थे। पहले जब बिजली नहीं थी, मोमबत्ती या दिए के सहारे में पढ़ना पड़ता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटे समादा करेगा लाग गेंदिया से। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब आर्मी ने गैस दिए बनाते। बहुत आर्मी का शुक्रिया। हम इधर LOC के करीब है, हमें इंडियन आर्मी ने सोलर प्रोवाइड किया है। हम जब नमाज पढ़ते थे हमें तंगी होती थी, इसलिए आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहले असि मिट्टी के चूल्हे ते मादा कर दिया से खाना बने दिया से और असि इस गैस मट्टी असों को आर्मी सुन दी। आर्मी का बहुत बड़ा लाख शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असों लाइट भी दी और मट्टी भी दी, गैस मट्टी असि शांति नाल असते हाथ नहीं खराब होंदे, असते बर्तन नहीं खराब होंदे। असि इस मादा करते हैं बहुत अच्छे तरीके नाल। पहले हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब से आर्मी ने हमें लाइट दी है तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो गई है। हमारे बच्चे भी लाइट की वजह से पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइट कभी कभी ये सरकारी लाइट होती थी या नहीं, लेकिन आर्मी की वजह से हमें लाइट परमिट आ रही है। हमारा गांव जो है वो इधर पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। चलिए इस पॉजिटिव खबर के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।